राज्य पर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। अब बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर होली को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो गया है। करीब 1.5 महीने पहले प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने से पहले मांग उठी थी कि मेला क्षेत्र में मुसलमानों को एंट्री ना दी जाए। अब मथुरा में ब्रज की होली से ठीक पहले ऐसी ही डिमांड उठने लगी है। हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि मथुरा में होली के दौरान मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों उठाई जा रही है ब्रज की होली में मुस्लिमों पर बैन की मांग, ये रिपोर्ट देखिए। 5 दिन बाद अब मथुरा में विश्व प्रसिद्ध होली का आगाज होने वाला है। ब्रज की इस मशहूर होली में शामिल होने दुनिया भर के लोग मथुरा पहुंचेंगे। बरसाने की गलियों में लठमार होली होगी और मंदिरों में लड्डू मार होली खेली जाएगी। लेकिन 40 दिनों तक चलने वाले होली के इस भव्य त्योहार में महाकुंभ की तर्ज पर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग होने लगी है। होली के त्योहार से मुसलमानों को दूर रखने की ये मांग मथुरा के हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ की ओर से आई है, जिन्होंने महाकुंभ की तरह होली के दौरान ब्रजमंडल में भी मुसलमानों को आने से रोकने की मांग की है। प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। धर्म रक्षा संघ नाम के संगठन ने हिंदुओं से मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करने की मांग की है। आरोप लगाया है कि ब्रज के मशहूर होली उत्सव के रंग में भंग डालने की साजिश रच सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से भी सीएम योगी को खून से लिखी एक चिट्ठी में भी यही मांग उठाई है कि मुसलमानों को ब्रज क्षेत्र में होली के दौरान बैन किया जाए। मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों के दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं। होली पर मुसलमानों की एंट्री के बैन के मुद्दे पर पर्व त्योहार से पहले ऐसे लोग खलल डालने सामने आ ही जाते हैं, लेकिन इस मामले पर बीजेपी और आरएसएस विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। ये केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं। आपस में कैसे विवाद हो, आपस में कैसे मतभेद हो, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनके जो मुख्यमंत्री नेतागण इसका प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर जो है वो इस तरह के बयानबाजी दिखाई पड़ते हैं, हर तरफ से आती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ से दिखाई पड़ती है, एक और कहीं से आ जाएंगे, फिर कहीं और से आ जाएंगे। मुझे लगता है किसी भी रंग में किसी को भी भंग नहीं डालना चाहिए। 26 फरवरी को प्रयागराज में खत्म हुए महाकुंभ और उसके पहले नवरात्रों के दौरान गरबा पंडालों में भी मुसलमानों को शामिल होने से रोकने को लेकर देश भर में पहले भी बहस छिड़ चुकी है। अब बात मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की। आकाश आनंद को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने वाली मायावती ने आज अपने भतीजे को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। बीएसपी सुप्रीमो 14 महीने पहले जिस भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पार्टी में लाई थी, उस आकाश आनंद को मायावती ने राजनीति के रसातल में पहुंचा दिया है। 27 मार्च 2023 की ये तस्वीरें हैं। मायावती के सियासी वारिस माने जा रहे आकाश आनंद की प्रज्ञा से शादी हुई थी। बीएसपी प्रमुख भी उस शादी की गवाह बनी थी। लेकिन 2 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं। पत्नी प्रज्ञा को आधार बनाकर मायावती ने आकाश आनंद को अपनी विरासत से बेदखल कर दिया है। अब तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। बहन जी ने बहू प्रज्ञा को मोहरा बनाया, रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ के कंधे पर सियासी बंदूक रखी और भतीजे आकाश आनंद का सियासी विकेट गिरा दिया। मायावती के इस सियासी चक्रव्यूह के 3 किरदार हैं और तीनों का नाम अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है। पहला किरदार भतीजा आकाश आनंद, दूसरा भाई आनंद कुमार, तीसरा आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ। कहानी यह है कि मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आकाश आनंद की कुर्सी पर उनके पिता और बहन जी के भाई आनंद कुमार बैठे थे। मीटिंग से खबर निकली कि मायावती ने भतीजे आकाश की सियासी उड़ान की 10 महीने में दूसरी बार क्रैश लैंडिंग करवा दी है। मायावती ने जो बयान जारी किया उसमें लिखा, अशोक सिद्धार्थ का बेटी प्रज्ञा पर प्रभाव और प्रज्ञा के पति आकाश आनंद पर असर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। इसी के चलते आकाश का पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। मायावती ने रविवार को आकाश आनंद से पार्टी की सभी जिम्मेदारियां छीनी। उनकी जगह उनके पिता और अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। कह दिया कि जब तक जिंदा हूं कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा।
असल में इस कहानी के पीछे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ हैं। अशोक पहले बीएसपी से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। कभी मायावती के गुड बुक में भी हुआ करते थे, लेकिन मायावती को अशोक सिद्धार्थ की सियासी कारगुजारियों पर शक है, लिहाजा उनसे उन्होंने किनारा कर रखा है। अब चूंकि आकाश आनंद अशोक के दामाद हैं, तो बहन जी को लगता है कि पत्नी के प्रभाव में भतीजा उनसे ज्यादा अपने ससुर का सगा हो गया है। बहन जी ने पर कतर कर घर बिठाया तो आकाश ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। हालांकि आकाश ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो मायावती के खिलाफ है, लेकिन बहन जी तो बहन जी ठहरी। पसंद नहीं आया तो हुक्म सुना दिया। भतीजे का बीएसपी में सियासी करियर ही खत्म कर दिया। बहुजन समाज पार्टी में सीधे जो है फांसी की सजा होती है। कोई नोटिस नहीं, कोई भाई वो कोई भी जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जो चाहे कोई एक व्यक्ति चलाने वाला, तो उस तरह के निर्णय होते हैं। इससे पहले पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब आकाश आनंद बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे थे। निशाने पर बीजेपी के बड़े नेताओं को ले रहे थे। अचानक एक दिन खबर आई कि आकाश से सभी पद ले लिया गया है। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे। आकाश से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ले लिया गया, लेकिन आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने जबरदस्त फील्डिंग लगाई और कुछ दिनों बाद ही आकाश की वापसी हो गई। इसके बाद से अशोक सिद्धार्थ लगातार बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के कद को बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए थे और इन सब के बीच बसपा के अंदर गुटबाजी बढ़ती जा रही थी और जो अशोक सिद्धार्थ का विरोधी कैंप था, उसने मायावती को इस गुटबाजी के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब बात इसी महीने सामने आने वाले उस चेहरे की जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी की कमान संभालनी है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? सूत्र बता रहे हैं कि इस पर फैसले का अधिकार आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज समझने के जादूगर हैं। मोदी के लिए प्रशंसक दीवाने रहते हैं और प्रधानमंत्री अपने फैसलों से देश को चौंकाते रहे हैं। इस बार मौका पार्टी के अध्यक्ष पर फैसला लेने का है और सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष के नाम का फैसला लेने की जिम्मेदारी मोदी पर छोड़ दी है। मतलब ये कि अब प्रधानमंत्री को तय करना है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एबीपी न्यूज के पास अध्यक्ष पद को लेकर दो तरह की सूचनाएं हैं। अध्यक्ष की रेस में 5 पुरुषों के साथ ही 2 महिलाओं के नाम की जानकारी है। कुल मिलाकर रेस में 7 लोग हैं। सवाल ये है कि पीएम इन्हीं 7 में से किसी एक पर मुहर लगाएंगे या फिर कोई 8वां नाम डार्क हॉर्स साबित होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसके मुताबिक दक्षिण भारत से आने वाले किसी नेता को बीजेपी के नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन ये नेता महिला होगी या पुरुष, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अध्यक्ष की इस रेस में दक्षिण भारत से जो नाम अब तक रेस में हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, महिला बीजेपी के अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन और आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष पुरंदेश्वरी का नाम शामिल है। यानी दक्षिण से आने वाले 2 पुरुष और 2 महिलाएं रेस में दिख रही हैं। अब इसमें एक और थ्योरी ये सामने आ रही है कि चूंकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज से आते हैं, लिहाजा बीजेपी उनकी जगह किसी ब्राह्मण को ही अध्यक्ष बना सकती है। ऐसे में साउथ और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें प्रहलाद जोशी सबसे सटीक नाम नजर आ रहा है। कर्नाटक के रहने वाले प्रहलाद जोशी 2024 से बीजेपी के सांसद हैं। 63 साल के प्रहलाद 1992 में तिरंगा आंदोलन के जरिए राजनीति में आए और कश्मीर आंदोलन चलाकर उन्होंने कर्नाटक में अपनी पहचान बनाई। प्रहलाद जोशी अभी केंद्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। धारवाड़ जिला बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कर्नाटक में 4 साल पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। प्रहलाद जोशी बोलने में माहिर माने जाते हैं। अपने शब्दों के जरिए बड़ी सी बड़ी सियासत को साध लेते हैं।
प्रहलाद जोशी मीडिया की लाइमलाइट से खुद को दूर रखते हैं। बड़ी बात यह है कि चुनावी रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। 2023 में बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया था। अपनी रणनीति से जोशी ने गहलोत के गढ़ को भेद दिया था। पॉलिटिकल पंडित मानकर चल रहे थे कि गहलोत रिपीट होंगे, लेकिन जोशी की रणनीति का ही कमाल था कि बीजेपी ने राजस्थान में बाजी मारी। प्रहलाद जोशी राजस्थान से पहले उत्तराखंड के भी प्रभारी थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें जीत की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रहलाद ने अपनी रणनीति से रिजल्ट रिपीट करवाया था। प्रहलाद जोशी आरएसएस के रास्ते बीजेपी में आए नेता हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी किसी ब्राह्मण को क्यों अध्यक्ष बनाना चाहती है, तो जवाब एक्सपर्ट से जानिए। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर वो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रही हो तो उसको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। दलित वोट, ओबीसी वोट, महिला वोट, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जो पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ एक वर्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टरों में ब्राह्मण वर्ग रहा है। और अगर ऐसे में कोई दांव ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी खेलती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। माना जा रहा है कि पीएम अगर प्रहलाद जोशी के नाम पर मुहर लगाते हैं तो आरएसएस भी बिना किसी इफ बट के इनको मंजूरी देगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंकाया तो जी किशन रेड्डी के नाम पर भी मोहर लग सकती है। जी किशन रेड्डी फिलहाल केंद्र सरकार में कोयला मंत्री हैं, वहीं वो तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। ये साल 1994 की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी तब न सीएम थे न पीएम, पहली बार अमेरिका गए थे। उनके साथ इस दौरे में जी किशन रेड्डी भी थे। रेड्डी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। संयुक्त आंध्र में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के हार्डलाइनर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। जी किशन रेड्डी ब्राह्मण जाति से भले ही नहीं हैं, लेकिन तेलंगाना में इनकी जाति अपर कास्ट में आती है। जहां तक महिलाओं में से किसी को अध्यक्ष बनाने की बात है तो पुरंदेश्वरी इस रेस में आगे नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री अगर किसी महिला चेहरे को अध्यक्ष बनाने का मन बनाते हैं तो वांती श्रीनिवासन पर दांव लगा सकते हैं। वांती श्रीनिवासन भी तमिल ब्राह्मण हैं और तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी वांती को अध्यक्ष बनाकर न सिर्फ दक्षिण को साधने की कोशिश कर सकती है, बल्कि ब्राह्मण और महिलाओं को भी संदेश दे सकती है। जो भी अध्यक्ष बनेगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में और जो लोग हैं, यदि उनके बीच में राय शुमारी होगी और भारतीय जनता पार्टी के बीच से एक ऐसे चेहरे का चयन किया जाएगा जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बिठा सके। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के पीएम थे, उस वक्त साल 2000 से 2004 के बीच पार्टी ने दक्षिण भारत से आने वाले 3 अध्यक्ष बनाए थे। तेलंगाना के बंगारू लक्ष्मण, तमिलनाडु के जना कृष्णमूर्ति, आंध्र के वेंकैया नायडू। अब 20 साल बाद बीजेपी एक बार फिर दक्षिण भारत से अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। उत्तर में कमल खिलाने के बाद बीजेपी अब दक्षिण में विस्तार चाहती है। अब नाम पर फैसला पीएम मोदी को लेना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।